अब इसके बाद बेटे ये रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 13 का ही, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। इसमें सबसे पहला डिसऑर्डर जो है वो लंग कैंसर है, जो हमारी बुक में मेंशन है, मतलब लंग में होने वाला कैंसर। कैंसर किसी भी उस बीमारी को कहते हैं जिसमें अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो रही होती है सेल्स की। सेल्स ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तादाद में उनके इजाफा हो रहा होता है, और पाइल बन जाता है ऐसे सेल्स का जो सेल एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, यानी कि नॉन फंक्शनल सेल होते हैं, कोई फंक्शन नहीं कर रहे होते, इनके पास एबनॉर्मल न्यूक्लियस होता है। ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है, या बाज दफा कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो इस तरह से सेल डिवीजन के होने को स्टार्ट कराते हैं, या कोई फॉरेन पार्टिकल होता है जो डैमेज कर देता है किसी सेल के न्यूक्लियस को, और वो डैमेज हुआ हुआ न्यूक्लियस वाला सेल फिर मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। इसको कैंसर कहते हैं आप। कैंसर बेसिकली दो तरह के होते थे, एक होते हैं बेनाइन, एक होते हैं मैलिग्नेंट। बेनाइन कैंसर्स वो होते हैं जो किसी ऑर्गन में हो और उसी ऑर्गन को इन्वॉल्व करके रखें, किसी दूसरे ऑर्गन को इन्वॉल्व ना करें। जबकि मैलिग्नेंट कैंसर्स वो कैंसर होते हैं जो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएं। जो स्प्रेड होने वाले कैंसर होते हैं वो मैलिग्नेंट कैंसर होते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है लंग कैंसर, यानी कि वो कैंसर ऐसे अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स हो रही है लंग्स के अंदर। तो अगर ऐसे सेल्स बहुत सारे एबनॉर्मल न्यूक्लियस, एबनॉर्मल सेल्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे और लंग्स के अंदर बहुत सारे बन जाएंगे, तो लंग्स के सेल्स का काम तो रिस्पायरेशन कराना था, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराना था। तो फिर ये फंक्शन कौन करेगा? बॉडी में कोई और दूसरा ऑर्गन तो है नहीं जो ये फंक्शन परफॉर्म कर पाए। इसका मतलब है कि आफ्टर लंग कैंसर इंसानों की ब्रीदिंग पे अफेक्ट आता है, फिर वो सांस नहीं ले पा रहे होते खुद से। ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि जो स्मोक है, धुआं है, चाहे वो सिगरेट स्मोकिंग से हो, चाहे वो जो व्हीकल्स हैं उनसे धुआं निकल रहा हो, किसी और फैक्ट्री से, किसी इंडस्ट्री से धुआं आ रहा हो जिसमें केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं मुख्तलिफ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, निकोटीन है, ये तमाम जो गैसेस हैं या इनके जो पार्टिकल्स हैं वो अफेक्ट करते हैं सिलिया ऑफ एपिथेलियल सेल्स को। ये सिलिया ऑफ एपिथेलियल सेल्स कहाँ होते हैं? लंग्स के अंदर। उनमें जो सिलिया होते हैं उनको डैमेज करते हैं। सिलिया का काम होता है रिमूवल ऑफ डस्ट पार्टिकल, रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस, और सेटल ना होने देना किसी भी किस्म के ऐसे पार्टिकल को लंग्स की सरफेस पे। तो ये जो जितने भी सब्सटेंसेस से गैसेस जो थी, इन्होंने सिलिया को डैमेज कर दिया। जब सिलिया डैमेज हो जाता है तो ये जो पार्टिकल हैं ये सेटल होने लगते हैं लंग्स के अंदर, जिसकी वजह से जो सेल्स हैं उनमें इनगल्फ हो जाते हैं, सेल्स के अंदर चले जाते हैं, वहां जाके डैमेज करते हैं न्यूक्लियाई को किसी भी सेल की, यानी कि एबनॉर्मल न्यूक्लियस बना देते हैं किसी भी सेल का, लंग्स के अंदर के सेल का। और जब ये सेल मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो दे विल कॉज लंग कैंसर। इसका प्रिकॉशन या कंट्रोल क्या हो सकता है कि लोगों को अवॉइड करना चाहिए कि वो स्मोकिंग ना करें। जो स्मोकिंग कर भी रहा उससे कहें कि भाई आप दूर चले जाएं मुझसे, क्योंकि आप तो खुद अफेक्टेड हो ही रहे हैं, आपके साथ साथ मैं भी पैसिव स्मोकिंग कर रहा हूं, मेरे अंदर भी ये सारी डस्ट या ये जो धुआं है वो जा रहा है, जिससे मेरे लंग्स अफेक्टेड हो रहे हैं। अब यहाँ पे आपको एक इमेज नजर आ रही होगी, इस इमेज में एक वो लंग्स हैं जो नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं और एक वो लंग्स हैं जिनको कैंसर हो गया है। तो आप देखो जिनको कैंसर हो गया है, ब्लैकिश जो है, इसमें ये लंग्स खराब हो गए, सड़ गए, बिल्कुल ऐसा लगता है कीचड़ जैसी जम गई है लंग के अंदर। तो बेटे ये एक इंतहाई खतरनाक बीमारी है जिससे जितना हो सके बचना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन है एम्फाइसीमा। दूसरी कंडीशन है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा एक ऐसी बीमारी है जो एक डीजेनरेटिव डिजीज है। डीजेनरेटिव के मायने होते हैं कि जिसमें नर्व सेल जो कि सप्लाई कर रहे हो किसी भी दूसरे सेल को, नॉर्मल ऑर्गन के सेल को, वो डैमेज होने लगते हैं। ये एक डीजेनरेटिव डिजीज है किस चीज की? अल्वेलाई की। हमें मालूम है कि अल्वेलाई जो होती हैं वो जगह होती है लंग के अंदर जिनके थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है। तो अगर किसी भी इंसान की अल्वेलाई में डीजेनरेटिव डिजीज हो जाएगी, यानी कि उसके अल्वेलाई काम करना छोड़ते रहेंगे, उनकी नर्व सप्लाई डैमेज हो जाएगी या ब्लड सप्लाई खत्म होने लगेगी, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ से होगा? तो ये ग्रेजुअल डिटोरिएशन होता है। ग्रेजुअल डिटोरिएशन का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ खात्मा। अब यहाँ पे बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है। अगर कोई इंसान कंटिन्यूसली इन गैसेस को इनहेल कर रहा है, ये गैसेस कहाँ से आ रही हैं? ये भी इंडस्ट्री से आ रही हैं,
और इन गैसेस को इनहेल कर रहा है, तो बेटे लंग्स की इलास्टिसिटी खत्म होने लगती है। और लंग्स अगर इलास्टिक नहीं रहेंगे तो उनमें पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं आ पाएगी, और पूरी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो भी भरी हुई है लंग के अंदर वो बाहर नहीं निकलेगी। तो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बढ़ने लगती है और इलास्टिसिटी जो है लंग की वो कम हो जाती है। तो अगर आप प्रेशर अप्लाई करें लंग के ऊपर तो इसके चांसेस होते हैं कि लंग जो है वो रप्चर हो जाएं, या जोर से सांस लेने की भी कोशिश करेंगे तो ये जो है लंग्स रप्चर हो जाएंगे। अब अगर बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बढ़ रही है ड्यू टू लेस इलास्टिसिटी ऑफ लंग, क्योंकि वो पूरी तरीके से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, तो बेटे ये तमाम ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगा। ब्रेन को भी अफेक्ट कर सकता है, ब्रेन की सप्लाई भी जो है ऑक्सीजन की वो कम हो जाती है। इंसान दिन ब दिन मुश्किल से सांस ले रहा होता है, लेबर्ड ब्रीदिंग हो रही होती है उसको, और जिसकी वजह से ब्रेन में ऑक्सीजन पूरी ना जाने की वजह से वो डिप्रेशन में रहता है। इसके अलावा इरिटेशन होती है, स्लगिश हो जाता है, और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो अपेयर होते हैं। तो इसकी भी प्रिकॉशन ये है कि स्मोकिंग से अवॉइड करें, हेल्दी एटमॉस्फेयर में रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, इफेक्टिव मेडिसिन का इस्तेमाल करें ताकि इस बीमारी से बच सकें, या अगर हो गई है तो ये क्योर हो सके। फिर नेक्स्ट कंडीशन है एस्थमा। एस्थमा नॉर्मली उर्दू में दमे को कहते हैं। ये जेनेटिकल बीमारी है, हेरिडिटिकल भी है बास केसेस के अंदर। इसमें अटैक्स होते हैं इंसान को ब्रेथलेसनेस के, मतलब हर थोड़े देर के बाद, हर थोड़े वक्फे के बाद उसको सांस नहीं आ रहा होता है इंसान को, और वो सांस लेने की कोशिश करता है, डिफिकल्टी होती है उसको ब्रीदिंग में। इसमें वीजिंग साउंड आ रही होती हैं। आप स्टेथोस्कोप सीने पर आगे सुने इस मरीज का जिसको एस्थमा है, तो सीटी बजने की आवाज आ रही होगी, विसल बजने की आवाज आ रही होगी, जैसे उसके सीने में, सीने से आप अगर नोट करेंगे ड्यूरिंग इनहेलेशन तो वीजिंग साउंड्स आ रही होंगी, और एक्सहेलेशन में वीजिंग साउंड्स आ रही होंगी। इसके अलावा बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जो एस्थमा का अटैक करवाते हैं, जैसे डस्ट है, स्मोकिंग है, पॉलन ग्रेन है, एनिमल का फर्ज है, फीवर है, कोल्ड है, फ्लू है, कफ, ये तमाम चीजें होती हैं। ये तमाम चीजों की वजह से भी एस्थमा के अटैक होते हैं। या जो लोग एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा तेज किस्म की खुशबू लगा के आते हैं और वहां कोई एस्थमा का पेशेंट बैठा हुआ है तो उसको भी अटैक हो जाता है बाज दफा एस्थमा का। और जो सीवियर केसेस होते हैं एस्थमा के बेटे वो फेटल हो सकते हैं। फेटल का मतलब है उसमें जान भी जा सकती है मरीज की। इसकी भी प्रिवेंशन या कंट्रोल या प्रिकॉशन या कंट्रोल क्या है कि हेल्दी एटमॉस्फेयर में रहें, पोल्यूशन से दूर रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, और जो भी मेडिसिन है इनकी, आपने देखा होगा इनके पास इनहेलर्स होते हैं जो ये करते रहते हैं जब भी इनको अटैक होता है, ताकि इनके जो स्पाज्म ना हो लंग के अंदर और वो जो है नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें। इसके अलावा लास्ट डिसऑर्डर जो है हमारे पास जो मेंशन है बेटे वो ट्यूबरक्लोसिस है, जिसको आप टीबी कहते हैं। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है जिसमें ये स्प्रेड होती है और एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। उस बैक्टीरिया का नाम है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। उसकी वजह से बीमारी हो जाती है, कॉमनली इसको टीबी कहते हैं। और ये मेजर किलर डिजीज है ह्यूमंस का। एक काफी अरसा गुजरा, अब से 100 साल पहले, जिसमें लाखों लोग मर गए थे टीबी की वजह से। वैसे बेटे टीबी किसी भी जगह की हो सकती है, ब्रेन की भी हो सकती है, ब्लड की भी हो सकती है, हार्ट की भी हो सकती है, बोन्स की भी हो सकती है। हम यहाँ स्पेसिफिकली लंग की बात कर रहे हैं कि अगर ये बैक्टीरिया लंग्स के सेल में एंटर हो गया और उसने लंग्स के सेल्स को डैमेज करना शुरू कर दिया, ये जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं इस बैक्टीरिया की वजह से, जो डेड हो जाते हैं, तो वहां पे धब्बे पड़ जाते हैं, स्पॉट्स पड़ जाते हैं लंग के अंदर। जो कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज जो लंग्स को सप्लाई कर रही हैं, वो डैमेज हो जाती हैं, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है होना, लंग्स के अंदर खून जमा होने लगता है, और अक्सर इंसान जो खांसता है उसके साथ उसके ब्लड भी आता है। और जो टीबी के पेशेंट होते हैं, लंग्स के टीबी के जो पेशेंट होते हैं, उनको सीवियर कफ होता है, क्रॉनिक कफ होता है उनको। 6 महीने हो गए, साल हो गए, खांसी जा ही नहीं रही, खत्म नहीं हो रही, चेस्ट हो रहा, पेन हो रहा होता है, चेस्ट में, सीने में तकलीफ हो रही है, बहुत शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, बुखार है, स्वेटिंग होती है इनको रात में, वेट लॉस होता है बहुत तेजी से, भूख नहीं लग रही होती, पुअर एपेटाइट हो जाता है इन लोगों का। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो इन लोगों में डेवलप होती हैं। और बास टीबी ऐसी होती हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में भी मुंतकिल हो रही होती हैं। इसलिए भी मास्क पहनना जरूरी है कि अगर कोई इंसान खांस रहा है बहुत ज्यादा तो हो सकता है उसको ये बीमारी हो और वो किसी दूसरे इंसान को लग जाए, तो अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि ये एयर बॉर्न भी है, जो इंसान खांसता है उसके मुंह से जो पार्टिकल निकलते हैं
उसके साथ ये बैक्टीरिया भी बाहर निकलता है जो एयर में आ जाता है, और कोई दूसरा इंसान उसके पास बैठा हुआ है तो वो एयर के जरिए उसके अंदर चले जाएंगे। इसके अलावा जो प्रिकॉशन या ट्रीटमेंट है, जो बेटे एंटीबायोटिक्स हैं, अगर जो भी बैक्टीरियल बीमारी होती है उसको खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, पेशेंट को आइसोलेट किया जाता है, अलग किया जाता है दूसरे लोगों से, उसकी चीज़ें अलग की जाती हैं, कोई भी इस्तेमाल हुई हुई चीज़ को इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा हेल्दी एटमॉस्फेयर में रहें, हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन करें। ये तमाम प्रिवेंशन है जिससे बच सकते हैं आप। तो ये तो थी यहाँ तक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स।